हेलो एंड वेलकम बैक टू झारखंड वॉरियर। मैं विवेक सोनी झारखंड वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एएनएम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ने थे और हर एक सब टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन का भी पहला टॉपिक हो चुका है, पर मैं चाह रहा था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसमें जितने भी सवाल आ सकते हैं, जितने भी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एमसीक्यू लेके आऊँ और यही एमसीक्यू है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, मैं आपको बता दूं एएनएम जो अभी 3181 सीटों के लिए आई है, अगर इसका फॉर्म अब तक आपने फिल नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कोर्स फी झारखंड में सबसे कम है। मात्र 499 में, मात्र 500 रुपये में आपको पूरा का पूरा ये कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, और जिसमें से हमने इसमें 6 टॉपिक पढ़ने थे। पहला टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हेल्थ प्रमोशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी लोग इस क्लासेस को किए होंगे, जितने भी लोग ये क्लासेस को किए होंगे, वो मैक्सिमम एमसीक्यू को सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जो अब तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो देर किस बात का, आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल, और सवाल का जवाब देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के यानी स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम हो सकते हैं? मानसिक आयाम, व्यवसायिक आयाम, शैक्षणिक आयाम, या इनमें से सभी। तो अगर स्वास्थ्य के आयाम की बात करें तो स्वास्थ्य आप मानसिक रूप से, व्यवसायिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी हर प्रकार से अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आपको एक स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, इसके बारे में स्वास्थ्य के आयाम, ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये हमने पूरे अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें अच्छे से तो एक काम करेंगे आप, मैं साइड हटूंगा, वीडियो को पॉज करके इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि स्वास्थ्य जो है ना एक बहुआयामी अवधारणा है। हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक, सामाजिक जीवन और मानसिक कल्याण, इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं हाँ भाई, ये अगर ये सब कुछ ठीक है तो आप फिर स्वस्थ हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नेचर ऑफ हेल्थ केयर। निम्न में से स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्य का देखभाल कैसा होना चाहिए? क्या वो देखभाल स्वीकार्यता हो, व्यवहार्यता हो, सुलभता हो, या सभी हो? देखिए, स्वीकारता यानी कि जो देखभाल करने का तरीका है वो हाँ सबको स्वीकार है। ठीक है भैया, व्यवहारता अच्छे व्यवहार होना चाहिए, सुलभता आसानी से मिल जाए, है ना, ये भी नहीं कि हॉस्पिटल घर से 500 किलोमीटर दूर हो। तो जो स्वास्थ्य के देखभाल करने का जो प्रकृति है वो इन तीनों होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला है, विच काइंड ऑफ केयर इज द मेन फोकस इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। किस प्रकार के देखभाल पर स्वास्थ्य, अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्य जोर किस प्रकार के देखभाल पर देना चाहिए? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी कि एक पूरे समुदाय का स्वास्थ्य। इसमें आप कैसे देखभाल करेंगे? क्या इसमें उपचारात्मक देखभाल करेंगे, रोकथाम मूलक करेंगे, पुनर्वास करेंगे, या कोई नहीं? देखिए, पुनर्वास ये तो डिसेबल्स के लिए था जो आप जान चुके हैं। क्यूरेटिव अगर कोई बीमार पड़ेगा तभी करेंगे। ठीक है, रोकथाम मूलक यानी कि अगर एक पूरा समुदाय की बात कर रहे हैं तो समुदाय एक ही बार में पूरा समुदाय तो बीमार पड़ेगा नहीं, है ना। अगर उस समुदाय में किसी को ट्रांसमिटेड वाला बीमारी हो चुकी है, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, तो हम लोग करेंगे क्या? हमारा पहला काम होगा उसे रोकथाम करना, ताकि बीमारी ये फैले ना। तो वो रोकथाम मूलक होना चाहिए। ये हम लोग भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आते हैं आगे। स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? क्या है स्वास्थ्य? व्हाट इज हेल्थ? ठीक है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य अवस्था है, भौतिक है, सामाजिक है, या इनमें से सभी है? आपको पता है कि स्वास्थ्य का डेफिनेशन में मेंटल, फिजिकल, सोशल, ये सब कुछ सही होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका जवाब हो जाएगा। आप एक काम करेंगे, जितने भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लगातार जवाब आप देते चले जाएं। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे हाँ भाई कितने लोग वीडियो को देखे हैं और इनका जवाब किस प्रकार से आ रहा है। आप सब ये काम जरूर करेंगे, जितने भी सवाल पूछा जा रहा है हर सवाल का जवाब अगर आप नहीं भी दें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या अपने बारे में बताएं कि हाँ आपने फॉर्म भरा नहीं भरा। अब वीडियो देखने के बाद आपका ये काम होगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है,
और आप पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, है ना। अगर आप सही तरीके से बोले कि हाँ सर ये, हाँ ये होना चाहिए, इसको ऐसे बताइए, तो वो भी सब चलेगा। लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, ऑलवेज वेलकम। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो बताइए पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? और पंचायती राज की शुरुआत से ही 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1959 में, और उसका स्टार्टिंग किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और अगर पूरे राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश पर राज्य में एक बार ही आया था। हाँ, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, पंचायती राज प्रणाली की मुख्य इकाई क्या होती है? पंचायती राज्य प्रणाली का सबसे मेन यूनिट क्या है? क्या ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, या जिला परिषद है? अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ पंचायत की बात कर रहे हैं तो पंचायत की मुख्य इकाई हो जाएगा ग्राम सभा। एक पंचायत की मुख्य इकाई क्या होगा? अगर पंचायत की बात करें तो वो हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, पंचायत में ग्राम पंचायत वो तो अलग चीज़ हो गया, है ना। एक पंचायत की मुख्य इकाई मेन क्या है पंचायत में? ग्राम सभा। ग्राम में ही तो सभा होता है, उसी से तो पंचायत बनता है फिर। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राम सभा, जिसको हम लोग विलेज असेंबली भी कहते हैं, ये पंचायती राज्य की नींव है, जिनमें से एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यानी कि उस गांव में जितने भी लोग एडल्ट हैं, यानी कि जिनका इनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सारे शामिल हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं इस ग्राम की सभा। ग्राम सभा के वो सारे मेंबर हैं जिनके पास वोटर ID कार्ड है। ठीक है, ग्राम पंचायत एक निर्वाचित कार्यकर्ता निकाय है जो ग्राम सभा के पर्यवेक्षणों में काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्क इन पंचायत समिति? पंचायत समिति में विकास कार्यों के लिए किसको जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है? पंच को, सरपंच को, प्रधान को, या BDO को? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अगर ANM बनते हैं, या आप, हम तो ANM तो नहीं बनेंगे, आप ANM बनेंगे, है ना। तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? आपको सरपंच या प्रधान तो ऑर्डर देंगे नहीं, आपको ऑर्डर मिलेगा BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। ठीक है, तो पंचायत समिति के विकास के लिए काम कौन करेंगे? पंचायत समिति के विकास के लिए इस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। अगर पंचायत समिति में कुछ भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, पंचायत समिति ठीक से काम नहीं कर रही है या बहुत करप्ट है, तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे फिर BDO से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला सवाल, आयुष शब्द का क्या मतलब है? आयुष, इसका क्या मतलब है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर यूनानी, अच्छा Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, और H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी। नहीं, S तो यहाँ दिया ही नहीं। योगा, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी एंड न्यूरोपैथी एंड सिद्धा होम्योपैथी, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, ठीक है, S फॉर न्यूरोपैथी एंड सिद्धा, और होम्योपैथी H फॉर। U फॉर आपका होता है यूनानी और न्यूरोपैथी दोनों। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, यही है आयुष का फुल फॉर्म। तो आयुष का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आइए आते हैं अगला सवाल में। यहाँ भी पूरा उसी को अच्छे से लिखा गया है, आप चाहें तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आखिर क्या मतलब है। आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष का पूरा नाम है। आयुष मंत्रालय आप सुने होंगे ना, आयुष मंत्रालय, तो आयुष का फुल फॉर्म ये है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि पंचायती राज को कब संविधान में मान्यता मिली। तो मैं आपको बता चुका था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको पता होगा। विच पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द टास्क ऑफ एनुअल बजट प्रिपरेशन ऑफ विलेज लेवल? ग्राम स्तर पे वार्षिक बजट का निर्माण कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, या पंचायत समिति? देखिए, अगर वार्षिक बजट की बात करें, वो भी पंचायती राज सभा में ग्राम स्तर पे, तो वो करेगा ग्राम पंचायत। ठीक है, आप सब प्लीज़ ऑप्शन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। और अगर आप इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है ANM का, जो कि झारखंड वॉरियर पे भी चल रहा है।
आपको कुछ नहीं करना है, झारखंड वॉरियर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 पे। चलिए आगे आते हैं। Which of the following is not a principle of primary health care system? निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? किस चीज़ का सिद्धांत नहीं है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है? सामुदायिक सहभागिता, हाँ भाई पूरे समुदाय की भागीदारी होती है कि कौन सी बीमारी को कैसे निपटना है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, हाँ हर एक क्षेत्र के लोग उसमें कोऑर्डिनेट करें, ये भी जवाब नहीं हो सकता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ये जवाब तो ये गलत बात है, यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा झूठा है, तो ये झूठा है, ठीक है। रोकथाम पे मुख्य ध्यान, हाँ ये दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सिद्धांत नहीं है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि अमीरों को आप ज़्यादा तवज्जो दें, गरीबों को कम तवज्जो दें, है ना। तो क्या हॉस्पिटल में ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक समुदाय के लिए, एक समुदाय के ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या क्या है? कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, पूरा समुदाय उसमें भागीदार हो, है ना, सभी सेक्टर के लोग उसमें एक दूसरे को उससे समन्वय दिखाएं, है ना, रोकथाम पे कोई बीमारी, उसको रोकथाम पे सभी लोग मिलकर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो, या इसका PDF भी आपको झारखंड वॉरियर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु कितने स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली पाई जाती है? गांव में कितने स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली पाई जाती है? तो जितने स्तर के पंचायत पाई जाएगी उतने स्तर के स्वास्थ्य प्रणाली भी पाई जाएगी, 3 स्तरीय, है ना। ये सब आप पढ़ ही चुके हैं कि सब सेंटर होगा, PHC होगा, CHC होगा, और एक स्टूडेंट थे वो बता भी रहे थे कि हम इटखोरी के किसी सब सेंटर में काम करते हैं, जबकि इटखोरी में CHC है, उसके अंदर कोई PHC है, उस PHC के अंदर कोई SC है, यानी सब सेंटर है। तो यहाँ से ये चीज़ होता है कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा ग्राम स्तर पे 3 स्तर पे काम करता है। पहला सब सेंटर, जो मैं आपको प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 करके बताया था ना, कि सब सेंटर, PHC, CHC, तो आपको ये चीज़ याद होगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बार बार कमेंट करें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ सर ये सब तो पढ़ा ही नहीं है क्लास में, तो कहाँ से पूछ रहे हैं भाई, ये पढ़ाए हैं, ठीक है। द इनिशियल स्टेज ऑफ हेल्थ प्लानिंग, स्वास्थ्य नियोजन का प्राथमिक चरण क्या है? क्या ये उद्देश्य को निर्धारित करता है, स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करता है, स्वास्थ्य संसाधनों की समीक्षा करता है, या योजना का क्रियान्वयन करना होता है? यहाँ पूछ रहा है कि प्राथमिक चरण क्या है किसी भी स्वास्थ्य नियोजन का, हेल्थ प्लानिंग का पहला स्टेज क्या होगा? तो पहला स्टेज ये होगा कि हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। ANM के बारे में बताया था ना कि उनका काम होता है सबसे पहले ये देखना कि दिक्कत कहाँ से आ रहा है, कौन सी बीमारी कहाँ से आ रही है, यानी कि वो उसका असेसमेंट कर रही है, वो उसका आकलन कर रही है, ठीक है। कि जो ये स्थिति है पहले देखेंगे इस स्थिति में कहाँ दिक्कत है, इनको बीमारी कहाँ है, पहले वो देखेंगे तभी तो उनका इलाज करेंगे। मैंने देखे कैसे इलाज करेंगे आप? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि उनका हेल्थ स्टेटस को पहले आप चेक करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं। अगला, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास समिति को अन्य नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में शायद नहीं होगा कि स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति को बोर समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये देने वाले जोसेफ बोर थे, तो इसलिए इन्हीं का नाम रख दिया गया बोर समिति। आगे, किस स्वास्थ्य सुविधाएं कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सहयोगिनी नामक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद का सृजन किया गया है? मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, उनके बारे में बहुत कुछ आपको बताए थे। तो जो आशा सहयोगिनी है, इनको किसके तहत बनाया गया? ये क्या काम करती है? इनको बनाया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन। मैं आपको बताया था कि 2 तरह का स्वास्थ्य मिशन सरकार चलाती है, एक राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत 2 आता है, पहला ग्रामीण स्तरीय, दूसरा आता है शहरी स्तरीय, ठीक है। तो जो आशा वर्कर्स हैं, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनको राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के तहत इस पद का सृजन किया गया था।
आशा वर्कर्स, ये पद आया कहाँ से? ये पद आया यहाँ से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और ये भी आपके नोट्स में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख सकते हैं कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, और आप प्लीज़ जो भी फुल फॉर्म है ना ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो आशा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आइए आते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट आपको है, आपका सवाल ये है कि बताइए, अगर किसी इंसान, अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हमको 100 दिन से खांसी है, अगर वो 3 हफ्ता से ज़्यादा खांसी बोलते हैं हाँ भैया टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमको 100 दिन से खांसी है, तो यहाँ तो टीबी तो नहीं बोलेंगे, 100 दिन बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। 100 दिन समझ में आ रहा है? लगभग ये कितना 7 कम 7 13 हफ्ता से खांसी है इनको, 13-14 हफ्ता से खांसी है। 3 हफ्ते में तो टीबी हो जाता है, 14 हफ्ते में क्या होगा? तो 14 हफ्ते से लगातार किसी को खांसी है, उसको ना तो डायरिया होगा ना तो कुष्ठ रोग होगा, उसका हो जाएगा काली खांसी, वूफिंग कफ। ठीक है, चलिए कितने लोग इसका जवाब सही दिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, वूफिंग कफ, अगर किसी को 100 दिन से ज़्यादा खांसी हो तो इसे हम लोग गंभीर खांसी के दौरे कई हफ्ते या महीने तक रह सकती है, और किसी इंसान को अगर महीने तक या हफ्तों तक 2-4 महीना खांसी है, 15-20 हफ्ते तक खांसी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उनको काली खांसी यानी कि वूफिंग कफ हो गया है। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर? फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि आप समझिए कि एक एएनएम का क्या काम है। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में इनका भूमिका होती है, गर्भाशय के जांच में इनकी भूमिका होती है, या ये इस चीज़ को ये देखती हैं कि शिशु की वृद्धि और विकास को कैसे ठीक किया जाए। एएनएम का काम होता है प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद उस महिला का देखभाल करना, प्लस जो बच्चे जन्म लिए उस बच्चे का पोषण करना या उनका सही से पोषण करना, उनका टीकाकरण करना, और उनकी मदर को यानी कि जो जिनका प्रसव हुआ है उन्हें बताना कि कैसे स्तनपान करवाना है, कैसे बच्चे को सुलाना है, क्या उनको कब उनको दवा देना है, कितना दवा देना है, ये सब कुछ बताने का काम एएनएम का होता है। तो एएनएम का काम गर्भवती महिलाओं का पहले वो पंजीकरण करेंगी, रजिस्टर में नाम लिखेंगी, उसके बाद गर्भावस्था की जांच करेंगी कि हाँ प्रेगनेंसी कैसा चल रहा है, यानी कि प्रसव से पहले सारा उनका देखभाल करेंगी। जब प्रसव हो गया उसके बाद बच्चे के विकास को भी मॉनिटर करेंगे कि बच्चा 3 महीना में जितना वजन होना चाहिए उतना है कि नहीं, 1 साल में बच्चे का जितना वजन या जितना उसका हाइट होना चाहिए है कि नहीं, इन सब को मॉनिटर करती है कौन? एएनएम यानी कि फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, ये सारे सवाल आपको बताया जा चुका था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि क्या क्या ये चीज़ें फीमेल हेल्थ वर्कर, जैसे आशा वर्कर हो गई, एएनएम हो गई, है ना, आशा वर्कर हो गई, एएनएम हो गई, इनका क्या काम है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका एक साइंटिस्ट मत बोलिए, एक समाज सेवक थे जिनका नाम था ऑगबर्न और निमकॉफ। ठीक है, ऑगबर्न और निमकॉफ। इनके अनुसार सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? अगर ये नाम को आप नहीं भी पढ़ें, आप सिर्फ इतना ही सवाल पढ़िए तो भी आपका जवाब मिल जाएगा। सिर्फ सवाल को इतना ही समझिए तो भी आपका जवाब मिल जाएगा। सिंपल ये पढ़िए आप कि सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग एक समाज कहेंगे। एक मान लीजिए एक खास एरिया है, सीमित क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच संगठन भी काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एक सोसाइटी। ठीक है, एक समाज कहेंगे उसको। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ लोग आपस में रहते हैं, सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो एक सोसाइटी है, वो एक समाज है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम अगर आप याद नहीं भी करें, क्योंकि मैं आपको इनका नाम नहीं बताया था, बस नाम डाल के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप इसका जवाब तो जानते ही हैं, इसका जवाब हो जाएगा सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे। रूरल कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण समुदाय का प्रमुख विशेषता क्या होना चाहिए? क्या ग्रामीण समुदाय छोटा होता है? बिल्कुल होता है। प्रकृति के निकट यानी कि बिल्कुल वो प्राकृतिक ढंग से काम करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। उनका जनसंख्या घनत्व कम होता है? हाँ भाई, गांव के तो जनसंख्या घनत्व कम ही होता है, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, एक ग्रामीण समुदाय छोटा समुदाय होता है, बहुत कम लोग रहते हैं,
और सभी प्राकृतिक ढंग से काम करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, है ना। और उनका पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि बहुत बड़ा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इनका कम होता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन कम्युनिटी इज, निम्न में से नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। नगर की समुदाय की विशेषता क्या है। तो नगर क्या है भाई, नगर में ना क्या उनका साइज, नगर का साइज छोटा होता है। नहीं, नगर में तो काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे। कम लोग कहाँ रहेंगे, गांव में। तो पहला जवाब नहीं हो सकता। क्या नगर, गांव के नगर जो है वो प्रकृति के करीबी होते हैं। नहीं, प्रकृति से वो सब दूर होते हैं, वो सब इंडस्ट्री में रहते हैं, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े उनके इंडस्ट्रीज ये सब होते हैं, यानी ये भी जवाब नहीं होएगा उसका। क्या इनका जनसंख्या आकार काफ़ी बड़ा होता है। हाँ भाई, जनसंख्या तो नगर में काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे वी वाली फीलिंग आती है। वहाँ क्या जो शहर, वहाँ पे लोग वी बोलते हैं कि हम वाली फीलिंग, यानी कि सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। नहीं, शहरों में लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानते, जानती नहीं बगल में कौन रह रहा है। तो वहाँ पे वी वाली फीलिंग नहीं आती, आई वाला फीलिंग आता है, आई मैं। और गाँव में वी वाला फीलिंग कि हम लोग सब, गाँव में क्या होता है, अपने पड़ोसी के पूरे रिश्तेदार को जानते हैं, अब वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। तो शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में वी वाली फीलिंग नहीं आती, शहरों में आई वाला फीलिंग आता है, ठीक है। शहरों का बस पॉपुलेशन ज़्यादा है, शहरों वाले बहुत ज़्यादा साइज के हैं, है ना, प्रकृति के करीब वो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, फिर से वही साइंटिस्ट का नाम या वही इंसान का नाम, ओकबर्न एंड निम्पॉफ। इसके अनुसार आप मत बोलिए, आप सीधा बोलिए, सवाल मेरा यहाँ से है। जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा हो जाते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मान लीजिए कुछ लोग, जब एक जगह इकट्ठा हुए तो वो सब आपस में बात करेंगे, तो आपस बात करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे। वो एक सामाजिक समूह बनाएंगे, वो एक सोशल ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं तो आपस में वो लोग ग्रुप बना लेते हैं। और वो कौन सा ग्रुप होता है, वो सामाजिक ग्रुप, सोशल ग्रुप होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल होगा नहीं, कल्चरल होगा। अब देखिए, जब भी कुछ लोग मिलेंगे तो सभी गाना भजन तो नहीं करेंगे, वो लोग नॉर्मली ही बात करेंगे, तो कल्चरल हो ही नहीं सकता। पैसा के बारे में सब लोग बात करेंगे नहीं, सब बस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित नहीं करता। समझिए, क्या समाज में कास्ट सिस्टम है। बिल्कुल है। क्लास सिस्टम है, क्लास सिस्टम यानी कि वर्ग व्यवस्था, ऊंचे वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, दोनों है, ठीक है। क्या दोनों है, दोनों है। तो कौन सा नहीं करता, तो इनमें से कोई नहीं करता, ठीक है। ना तो कास्ट सिस्टम बताता है समाज का स्तरीकरण कि समाज जो समाज है उसका स्टेरिफिकेशन कैसा है, ना तो वर्ग व्यवस्था बताता है, कोई नहीं बताता। आगे, निम्न में से कौन सी विशेषताओं में से कौन सा परिवार की विशेषता है। परिवार मतलब क्या, परिवार मतलब क्या होता है। क्या परिवार मतलब होता है कि सार्वभौमिकता, यानी कि एक परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोग मिल के रहते हैं, सभी का जो सोचने विचारने का तरीका है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। हाँ बिल्कुल है। क्या वो लोग इमोशनल बेसिस होते हैं, एक दूसरे पे भावनात्मक, यानी किसी एक को चोट लगे दूसरा को थोड़ा सा फिक्र होता है। हाँ बिल्कुल होता है। वो लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए होते हैं। क्रिएटिव इन्फ्लुएंस एक इंसान से दूसरे इंसान परिवार में सीखता है, बिल्कुल सीखता है। यानी कि इनमें से सभी, एक परिवार की विशेषता ये होती है कि वो लोग सार्वभौमिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं और रचनात्मक होते हैं। एक दूसरे के क्रिएटिव स्किल से सीखते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशनल होते हैं और सभी का सोचने विचारने का तरीका या रहने का तरीका लगभग सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तभी उसे हम लोग परिवार कहते हैं। अगला सवाल, परिवार की भौतिक अवस्थाओं में शामिल है। द फिजिकल नीड ऑफ फैमिली इंक्लूड, परिवार की भौतिक अवस्था क्या है। क्या परिवार नैतिक होते हैं, लव अफेक्शन स्नेह प्यार, मनोरंजन या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। देखिए यहाँ पे भौतिक अवस्था पूछ रहा है, फिजिकल एस्पेक्ट पूछ रहा है, तो मनोरंजन फिजिकल है नहीं, है ना। स्नेह प्यार ये तो फिजिकल कहाँ है, नैतिक फिजिकल नहीं है। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए कुछ फिजिकल चीज़ें होती है, दवा हो गया, है ना। और प्यार के लिए क्या हो गया, प्यार तो बस एक फीलिंग है ना, स्नेह प्रेम ये तो फीलिंग है। नैतिकता, नैतिकता भी बस फीलिंग है, अंदर से बस विचार हैं वो।
इंटरटेनमेंट मनोरंजन ये भी बस फीलिंग है। लेकिन जो स्वास्थ्य है और सुरक्षा है, स्वास्थ्य ठीक कैसे करेंगे, दवा से ठीक करेंगे, रोकथाम करेंगे। सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, मच्छरदानी लगा कर रहेंगे, और भी वैसा कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बच के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हेल्थ एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार के विशेषताओं में शामिल है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड। संयुक्त परिवार क्या है भाई, तो संयुक्त परिवार में कॉमन एक ही जगह पर रहते हैं, हाँ बिल्कुल रहते हैं। सबकी संपत्ति पे अधिकार है लगभग, हाँ अगर आपके घर पे 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, सभी लोग संपत्ति पे अधिकार रखते हैं कि हाँ मेरा ये है, मेरा घर है, मेरा घर है, सब लोग बोलते हैं, है ना। यानी सामान्य संपत्ति सबकी सामान्य है। सामूहिक संगठन, हाँ वो लोग सब मिलकर एक संगठन बनाते हैं, हाँ ठीक है भाई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। संयुक्त परिवार मतलब होता है कि उनका रहने का जगह सेम हो, संपत्ति पे सबका अधिकार हो, और उनका जो संगठन है वो भी सामुदायिक हो, सामूहिक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विवाह के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। विवाह का क्या उद्देश्य नहीं है, क्या विवाह का उद्देश्य सेक्सुअल फुलफिलमेंट है? देखिए, विवाह का उद्देश्य ये होता है कि विवाह के बाद सेक्स मिलेगा, है ना, यानी कि यौन संतुष्टि विवाह का उद्देश्य है, ये आंसर नहीं हो सकता। संतानोत्पत्ति, हाँ भाई विवाह का ये भी रहता है कि शादी करेंगे तो बच्चा होएगा, है ना, यानी कि संतानोत्पत्ति भी होती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी कि क्या कोई विवाह करने के बाद नेता बन जाता है? नहीं भाई, ये गलत है, बाकी सब सही है। इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, हाँ विवाह करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं दहेज के रूप में या गिफ्ट के रूप में, तो ये भी नहीं, ये भी सम्मिलित है। तो विवाह के रूप में क्या सम्मिलित नहीं है, बस पॉलिटिकल सम्मिलित नहीं है, पर विवाह के उद्देश्य सेक्सुअल फुलफिलमेंट, प्रोक्रिएशन यानी कि संतान उत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, ये सब कुछ शामिल है विवाह में, बस ये शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वही आपका सही जवाब। ठीक है, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, संचार में संदेश भेजने वाला कहलाता है। द वन हु सेंड अ मैसेज, जो मैसेज को भेजता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैसेज भेजने वाला सेंडर। जो मैसेज सुनता है, जिसको मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। और जो भेजने में मदद करे वो असिस्टेंट, और जो इस सब चीज़ को देखे ऑब्जर्व करे वो ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैसेज भेजने वाला सेंडर। कोई बीमार पड़ा है, इसका मैसेज को कोई भेज रहा है कि हाँ भैया ये बीमार है, तो वो आपका सेंडर है। क्लियर सी बात। अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर करेक्टली एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए सिग्नल इज कॉल्ड। विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित कर संकेतों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कोई विषय है उसको इनकोड कहते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई वैसा कोई फॉर्मूला है या वैसा कुछ है जो आपको अपने सीनियर को भेजना है, तो चिट्ठी के थ्रू भेजेंगे। आपको ये भी डर है कि वो चिट्ठी बीच में लीक ना कर जाए, कोई उसको खोल के पढ़ ना ले, तो क्या करेंगे, उसे आप कोडिंग करके भेजेंगे, है ना, उसे आप ऐसा कोड करके भेजेंगे ताकि उसको मिले बस वही समझ पाए। तो करेंगे क्या आप लोग इन कोडिंग करेंगे, प्रकूटन करेंगे। आगे, संचार में बाधक है। संचार में क्या बाधक है? फिजिकल डिसेबिलिटी, हाँ भाई, जो शारीरिक रूप से असक्षम है वो संचार सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी, अगर कोई मानसिक रोगी वो भी संचार नहीं कर पाएगा। लो एजुकेशन लेवल, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा। यानी कि ये सभी का सभी संचार में बाधक के भांति काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेस, यानी कि जो संचार की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय बढ़त होनी चाहिए। क्या संचार की प्रक्रिया में समय बढ़त होनी चाहिए? हाँ, थोड़ा और समय तक बात हो जाए। ठीक है, श्रोताओं को शंका दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संचार में प्रेक्षक द्वारा सिखाई गई बातों का दबाव डालना चाहिए। देखिए, किसी के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते, यानी कुल मिला के यही आपका सही है, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा था। ठीक है, प्रेक्षक और श्रोताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन प्रक्रिया का चरण नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द बिहेवियर चेंज प्रोसेस। किसी के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इसको आप कैसे देखोगे? समझिए, व्यवहार में परिवर्तन प्रक्रिया का चरण नहीं है। असेसमेंट, आकलन करना, हाँ भाई आप आकलन कर लेंगे। ठीक है, जनरेटिंग इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न करना, मूल्यांकन करना, सभी का टीकाकरण करना। देखिए, अगर किसी का व्यवहार में कुछ चेंज आ रहा है तो उसे आप टीकाकरण के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते हैं।
उसका आकलन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के व्यवहार में चेंज आ रहा है तो आप देख के समझ जाएंगे, हाँ भाई पहले ये ऐसे बात करता था, अभी ऐसे बात कर रहा है। उसकी रुचि बदल जाएगी, नए नई चीज़ें वो चाहने लग जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन करना, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। किसी का व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाएगा तो सीधे जाकर उसे सुई नहीं घुसेड़ देंगे। ठीक है, तो टीकाकरण करना ये नहीं है। तो नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे, निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या सिद्धांत है भाई? कि जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल सरलता से जटिलता की ओर शिक्षण, यानी सबसे पहले आसान चीज़ों को समझाएं, फिर हार्ड चीज़ों को समझाएं। ठीक है भाई, काम करने करके सिखाना, यानी कुछ चीज़ों को ऐसे सिखाना ताकि उनको समझ में आए, प्रैक्टिकल करके दिखाना। ठीक है, सक्रिय भागीदारी, यानी कि कोई चीज़ों को सिखा रहे हैं तो उनको बताएं कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों को हो रहा है, साथ साथ करके बताएं। जैसे ओआरएस घोल के बताएं कि ओआरएस का घोल कैसे बनता है। ठीक है, परिवार जीवन के जब बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को वैसे बताएंगे ताकि उनको भी समझ में कैसे ये सब काम करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द, अच्छा ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत ये चारों का चारों, ये तीनों का तीनों है। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य। परामर्श यानी कि काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, और काउंसलिंग हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में ही। ठीक है, तो काउंसलिंग का क्या उद्देश्य है? टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, आत्मविश्वास जागृत करना, व्यवसायिक रूप से सुदृढ़ करना। परामर्श का यह मतलब होता है कि इससे बात करने के बाद आप सकारात्मक, आप में चेंज आए, आपकी आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, आप व्यवसायिक रूप से यानी कि आप प्रोफेशनली भी थोड़ा मजबूत हो, यानी कुल मिला के ऑल ऑफ द अबव। परामर्श का ये उद्देश्य होता है कि इंसान थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, अपने प्रति उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, और वो प्रोफेशनली भी अच्छा से काम कर पाए। चलिए आगे आते हैं। अच्छे परामर्शक के गुण नहीं है। जो अच्छा परामर्शक रहता है वो क्या करेगा? वो आपको आत्मविश्वास देगा, बिल्कुल देगा। आपके लक्ष्य को बताएगा, हाँ आपको करना क्या है, सिगरेट छोड़ना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा। आपको निराशा करेगा। अच्छा, एक अच्छा परामर्शक, जो काउंसलर अच्छे वाले होंगे, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा सही। कौन सा गुण नहीं है? तो ये वाला गुण नहीं है। बाकी बात करने गुण तो होना चाहिए, गोल सेट करने गुण होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने गुण तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, परामर्श तकनीक का सिद्धांत। परामर्श तकनीक का सिद्धांत क्या है? स्वीकृता, यानी कि जो भी उनको आप बताएं, अगला उस चीज़ को स्वीकार करें, हाँ बिल्कुल, साफ साफ बताएं, और अगर वो एक बार नहीं समझे तो दोबारा कह के बताएं। तो उनकी स्वीकारता भी होना चाहिए, और साफ साफ बताएं, स्पष्टीकरण भी करें, और पुनर्कथन, यानी एक बार नहीं समझे दोबारा कह के बताएं, यानी कि कुल मिला के उपरोक्त सभी। निम्न में से किस श्रवण उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो ऐड यूज फॉर द एजुकेशन एट लार्ज लेवल। किसी चीज़ का आपको प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? क्या आप मैगजीन में छपवाएंगे? मैगजीन सब लोग पढ़ता नहीं है। क्या आप इंटरनेट पर डलवाएंगे? सबके पास इंटरनेट है नहीं। सेमिनार बुलाएंगे, सेमिनार में कितना लोग आ जाएंगे? 50 लोग, 100 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। आप रेडियो के माध्यम से एजुकेशन को फैलाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियो लगभग सभी लोगों के पास अवेलेबल है, तो सब लोग रेडियो सुन के, मैं आपको याद कीजिए, रेडियो का तस्वीर भी दिखाए थे और बताए थे कि देखिए रेडियो के माध्यम से भी संचार को फैलाया जा सकता है, और वो काफ़ी अच्छे लेवल पे, जो एक एएनएम का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एजुकेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा ऐसा शिक्षा है जो सबसे ज़्यादा कारगर है? वन वे मेथड यानी कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, अगला कुछ नहीं, अगला का सुन ही नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। उपदेशात्मक विधि, उनको बस उपदेश दे रहे हैं, हाँ तुमको सिगरेट छोड़ देना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, नहीं भाई वो नहीं करेगा। टू वे मेथड, कुछ आप बोले फिर वो बोले, उसका आप सुने, यानी कि अच्छे से बातचीत हो दोनों के बीच। टू वे मेथड ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए। किसी को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना है तो सिर्फ आप बकबक करेंगे, नहीं सुनेगा, उसको बस उपदेश देंगे, नहीं मानेगा। यानी कि उनको टू वे मेथड में बात करना पड़ेगा। कुछ आप बोलें, फिर वो बोले, उनका सुने, फिर आप बोले, फिर उनका सुने, है ना। यानी अगला जो भी बोल रहे हैं आप सुनते जाइए, उनके कही गए सारे बातों को संक्षेप में बोलिए और सर हिलाते रहिए, हाँ ठीक है, आगे बताइए, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से बात करना पड़ेगा। अगला सवाल, नर्सिंग छात्र को किसी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझने के लिए कौन सा विधि प्रभावी है? कोई नर्सिंग की छात्रा है, ठीक है, और उनको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना है प्रैक्टिकल के माध्यम से
तो कैसे उनको बताया जाए? क्या ग्रुप डिस्कशन से प्रैक्टिकल हो जाएगा? नहीं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से भी नहीं, सेमिनार के माध्यम से भी नहीं, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि करके बताना पड़ेगा कि जब प्रसव के दौरान महिलाओं का देखभाल कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा उनको, उनके सामने उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होम विजिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ एजुकेशन मेथड? गृह मुलाकात किस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा विधि का उदाहरण है? गृह मुलाकात यानी कि आप घर घर जा रहे हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे आप पहुंच गए। अगर हम बोलते हैं ग्रुप लेवल पे, तो आप कुछ लोगों का ग्रुप बैठाते फिर वहाँ पे बात करते हैं। मास लेवल रेडियो पे बात कर ली हैं आप, ठीक है। चलिए, ये सारे का सारे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासेस में, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, ग्रुप लेवल क्या होता है, सब कुछ हम लोग पढ़े हैं। विच ग्रुप ऑफ मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विथ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? किन मंदबुद्धि व्यक्तियों के समूह में से किस प्रकार की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको आप कुछ भी सिखाएं वो सीखेंगे ही नहीं, कभी नहीं सीखेंगे? छिन्न बुद्धि, छिन्न बुद्धि यानी कि उनका दिमाग थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम यानी बच्चा टाइप का है वो, तो सबको सिखाएंगे धीरे धीरे वो सीख जाएगा। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि यानी कि कुछ नहीं सीखने वाला, कुछ भी बोले वो समझे नहीं आएगा, जड़ बुद्धि उसी को कहते हैं, ठीक है। मोरोन, मोरोन यानी कि मूर्ख, अगर एक मूर्ख इंसान है उसे थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे तो वो सीख जाएगा। अल्पबुद्धि यानी कि कम समझ पाता है, समझ तो पाता है भले कम समझे, तो ये भी समझ जाएगा। तो कुल मिला के जो जड़ बुद्धि है उसे आप किसी भी प्रकार से शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं जड़ बुद्धि वाले इंसान। लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विस? निम्न में से पुनर्वास सेवाओं का उद्देश्य नहीं है। पुनर्वास सेवा में आपको बताया था, पुनर्वास सेवा ये उनके लिए किया जाता है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग है, ठीक है। देखिए, व्यक्तियों की योग्यता व क्षमता पुनः प्राप्ति में सहायता करना। अगर कोई विकलांग हो गया दोबारा उसे आप ठीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें मदद कर सकता कि वो उन चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। हाँ, ये सही है, पर ये नहीं पूछ रहा इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए, व्यक्तियों में अधिक जटिलता को उत्पन्न होने से रोकना, कि और ज़्यादा वो खराब उनका शरीर ना हो जाए, हाँ भाई ये भी है। तीसरा, व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं के विकास को रोकना, जो भी उनका डेवलपमेंट है उसको रोकना नहीं। रोक कैसे देंगे आप, यानी कि कुल मिला के यही सही है। आपसे पूछ रहा था इनमें से गलत कौन से, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तियों में उपस्थिति योग्यताओं को सही उपयोग में सहायता करना, हाँ भाई ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया, ठीक। चलिए, लगभग इतना ही सवाल। आप मान के चलिए कि मैं आपको आज कितना सवाल करवाया हूँ, लगभग 40 से ज़्यादा सवाल आपको हम करवाए हैं, ठीक है। तो इन सवालों को अगर आप कर लेते हैं तो अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस करेंगे, ठीक। और इस सवालों का PDF आपको आपके ऐप पे ही मिल जाएगा, ठीक है, झारखंड वॉरियर ऐप पे। या मैं चाहूँगा कि इसका जो टेलीग्राम में है आपको इसका PDF हम दे दें, क्योंकि ऐप पे तो हर लोग नहीं हैं, है ना, ऐप पे ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ झारखंड वॉरियर में मैं आपको बता दूं कि जितना भी झारखंड में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ANM का, मैक्सिमम स्टूडेंट झारखंड वॉरियर से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसे ऐप में भी दे दूं, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड वॉरियर ऐप में अब तक नहीं जुड़े हैं, उनके लिए इस PDF को हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ।